अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम क्यों नहीं खरीद रही? क्यों मुस्लिम लीग नून की हुकूमत किसानों का माशी कत्लेआम कर रही है? क्यों पंजाब के किसानों को आटा माफिया और मिडल मैन के हवाले किया जा रहा है? निगरान दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड गंदम इंपोर्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्या किसानों के माशी इस्तेसाल पर अरकान असेंबली सिर्फ जज्बाती तकरीरें ही करेंगे या हुकूमत का मुहासबा भी होगा? पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम ना खरीदने के फैसले के फूड सिक्योरिटी पर क्या असरात मुरतब होंगे? किसान अगली फसल कैसे लगाएगा और किसानों का अगला लाहे अमल क्या होगा? इन तमाम मौजूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये बताइए, हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी पर किसानों के एहतजाज का सिलसिला तो जारी है। सबसे पहले आप ये बताइए बुखारी साहब कि इस वक्त गंदम की सरकारी खरीदारी की क्या सूरत हाल है और ओपन मार्केट में किसान को फीमन गंदम का क्या रेट मिल रहा है? थोड़ी सी क्लैरिटी दें। हुकूमत ये गंदम खरीद रही है, नहीं खरीद रही, क्या तय हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शिजिया, शुक्रिया आपका कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया है। गुजारिश ये है कि कोई भी समझ नहीं आ रही, कोई पॉलिसी नहीं है और कोई हुकूमत की तरफ से उम्मीद नहीं है। आपने पूछा कि प्रोक्योरमेंट शुरू हो गई। हुकूमत ने जो एक टाइम फ्रेम दिया था और वो ये दिया था कि 1 अप्रैल से लेके और 17 अप्रैल तक आप दरखास्तें दें ऐप के ज़रिए, और उसके बाद जो है वो 2 दिन लगेंगे उसकी वेरिफिकेशन में और उसके बाद बारदाना दिया जाएगा। आज ये आप अंदाजा लगाइए शिजिया कि आज जी। भूख का आलम है, किसान दर बदर फिर रहा है। वो जो कहा ना कि मैं लहू लहान था और अदल की मीजान झुकी थी जानिब कातिल के राज उसका था। यहां तो किसान एक पिसके रह गए। यानी जिसने 6 माह पहले इस उम्मीद के ऊपर जो गंदम लगाई कि जब गंदम होगी और उसके बाद उसने अपने ख्वाब बुने कि इसको अपने बच्चों पे खर्च करेगा, अगली फसल पे खर्च करेगा। तो इस वक्त तो हुकूमत के इस पॉलिसी ने और ऐलान ने जो है वो माफियाज को इतना तकड़ा कर दिया कि वो अब हमारे से एक 3,000 पे, किसी को 2,800, किसी से, और इस तरह से ये गंदम लेके जा रहे हैं। आपने पूछा ना कि किस तरह से, तो आप अंदाजा लगाइए, अगर 40 मन फी एकड़ पैदावार है, मेरी अगले दिन मैंने 98 मन गंदम जो है वो सस्ते दामों बेची। मुझे 98,000 रुपए मेरी जेब से निकल गए। वो जो बजट मैंने बनाया हुआ था कि मेरी गंदम से इतनी इनकम आएगी, आप मुझे बताइए कि ये किस तरह से जो है हुकूमत चलाई जा रही है। और फिर अगर किसान कोई कहता है कि हम एहतजाज की तरफ जाएं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, किसान जो है वो एक मुहिब्बे वतन है। आप इस मंतक को कैसे देखते हैं कि निगरान हुकूमत ने बैरून मुल्क से सस्ती गंदम इंपोर्ट कर ली? गंदम रखने की सरकार के पास जगह नहीं है, ना पैसे है। क्या गंदम ना खरीदने का ये जवाज आपको लगता है कि काबिल कबूल है? निगरान हुकूमत की नाकस पॉलिसी का खमियाजा किसान क्यों भुगते? किसान क्यों भुगते? जी बिल्कुल, यही बात मैंने पहले भी कही है और अब भी कह रहा हूं कि सितंबर के अंदर आपके पास 80 लाख टन गंदम पड़ी थी, और सितंबर 2023 की बात कर रहा हूं। और उसके अंदर जो निगरान हुकूमत है, जिसमें अनवर काकर साहब हैं, जिसके अंदर महमूद अहमद सेक्रेटरी साहब हैं, जिसके अंदर कौसर अब्दुल्ला जो फूड सिक्योरिटी की मिनिस्टर थी वो हैं, उसके अंदर एक अकमल साहब हैं और इम्तियाज गुफांग हैं। हाँ जी, पंजाब के वजीर आला मोहसिन नकवी साहब, उनकी तो सबसे ज्यादा प्रमोशन हुई है, आज वजीर दाखिला बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नकवी साहब जो हैं वो वजीर आला जो है वो पंजाब थे। क्या उनको ये चाहिए नहीं था? इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म, मतलब इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर इतना बड़ा जुल्म नहीं है कि किसानों को तनहा छोड़ दिया गया और उनको बरमला कहा जा रहा है। और अगर ये ऐलान इतना कर देते ना कि गंदम खरीदी जाएगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको उसने कभी इस तरह से जो है वो नहीं नोचना था गिद्धों की तरह किसानों को। इन्होंने सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया।
ये 320 अरब रुपए का डाका पड़ा है। वजीर आजम साहब ने कहा है कि उनकी जानिब से गंदम की खरीदारी के लिए जो हदफ 14 लाख टन था उसको बढ़ाकर अब उन्होंने 18 लाख कर दी है। पास्को अब 18 लाख टन गंदम खरीदेगी। वफाकी हुकूमत के इस फैसले से किसानों को कितना रिलीफ मिलेगा? आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत इजाला हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा शिजिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्को की जो हालत है वो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान और दीगर पंजाब के अजला के अंदर ये सूरत हाल है कि पास्को ने जो गंदम खरीद करनी थी उसने काश्तकार को एक बोरी भी नहीं दी। ये आपकी कौमी असम्बली के अंदर भी आवाज उठी है। 500 से 800 रुपए फी बोरी रिश्वत लेके पास्को ने वजीर आजम साहब आड़तियों को दे दी, मिडल मैन को दे दी है। आपको हम मीडिया के जरिए ये बात बता रहे हैं और अब देखिए आप कि आपने कहा है कि ये आदाब बढ़ा दिए। ये तो वैसे ऊंट के मुंह में जीरे की मुतरादिफ है। शिजिया, मैं आपको बताऊं कि ये ऐलानात इस तरह ही करते हैं। आपको मैं ये बताऊं कि जब PDM 1 थी, मैं वजीर आजम साहब को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने एक पैकेज दिया था और उस पैकेज के अंदर आपने कहा था कि जो 3 लाख ट्यूबवेल है बिजली के ऊपर वो हम सोलर पे लेके आएंगे। आपने कहा था कि जो ट्रैक्टर बाहर से इंपोर्ट करके वो हम सस्ता किसान को देंगे। आपने कहा था कि फ्लैट रेट जो है वो बिजली जो जरी ट्यूबवेल को दी जाएगी। उनमें एक वादा भी और 1% भी पूरा नहीं हुआ। तो अब मैं कैसे यकीन कर लूं? ये इन्होंने अभी 80% जनूबी पंजाब के अंदर गंदम जा चुकी है। आप कह रहे हैं 80% गंदम बिक गई है और अरबों का नुकसान हुआ है किसानों को। तो ये जो मुंतखब अरकान है जो आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं, किसान के हक़ के लिए बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली में भी और पंजाब असम्बली में भी वो एहतजाज कर रहे हैं गंदम खरीदारी पॉलिसी पर। आप अरकान असम्बली के एहतजाज को कैसे देखते हैं? क्या इनका एहतजाज भी इतना इफेक्टिव नहीं है कि हुकूमत पर असर पड़ सके या उनको मजबूर करे कि वो अपनी पॉलिसी को बदले? इन्होंने कभी हमारे हक में आवाज नहीं उठाई। अगर आज ये उठा रहे हैं तो अपनी जरूरत के ताबे उठा रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं उठा रहे। ये जो असम्बलियों के अंदर आवाज है, अगर इनको इतना ही दुख है तो ये बाहर निकले हमारे लिए और ये असम्बलियों को ताला लगाएं। अच्छा, वो जो पीपल्स पार्टी जो चैंपियन बनती थी, जो किसानों के हकूक की बात करती थी, मैं हैरान हूं कि ना जरदारी साहब ने कहा ना बिलावल ने कहा। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कहां है इस वक्त? आपने इमरान खान साहब का भी दौर देखा है और अब आप नून लीग का दौर भी देख रहे हैं। बल्कि 35 साल से हम देख रहे हैं ये खानदान, शरीफ खानदान 35 साल से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहा है और इस बड़ा तजर्बाकार खानदान है। मरियम नवाज साहिबा पंजाब में है, चचा वजीर आजम है, वफाक में बैठे हुए। तो आप कैसे देखते हैं कि इमरान खान का दौर किसान के लिए कैसे था और अब ये वाला दौर नून लीग का दौर आप कैसे देखते हैं? अगर आज इमरान खान इक़्तिदार में होते तो क्या किसान ऐसा ही रुल रहा होता? क्या उसको कीमत ना मिलती? जबरदस्त सवाल। या माफिया का राज होता, आटा माफिया आज कर रहा होता, मिडिल मैन की ऐशी होती? जी, मैं आपको बताता हूं। मैं ये याद करा दूं कि 6 साल जो इमरान खान की हुकूमत से पहले की बात कर रहा हूं, 6 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया था। 180 रुपए रखा गया था। किसान पीटते रहे और चीनी का रेट कहां से कहां पहुंच जाता था। जिस तरह वो माफिया है, फ्लक्चुएट करता है। तो इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने गन्ने का रेट बढ़ाया, उन्होंने गंदम का रेट बढ़ाया और आप हैरान होंगी कि शुगर फैक्ट्री कंट्रोल एक्ट जो है वो पास कराया। उसके अंदर क्या था? मैं और ये बात आपको बता दूं कि 2 सालों के अंदर न किसी किसान की पेमेंट रुकी उस वक्त की हुकूमत के वक्त में और ना किसी किसान को परेशानी हुई, ना कोई कटौती हुई। आज 2 सालों से जब से PDM 1 की हुकूमत आई है और फिर दोबारा जनाब किसानों के अरबों रुपए जो है वो शुगर माफिया के पास है, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने वो कंपैरिजन कहा तो मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई पेमेंट नहीं रुकी उन 2 सालों में और कोई हमें गंदम का रेट भी जो है वो हमारा बड़ा 2200 रुपए है। और जब 2200 रुपए में हमसे गंदम खरीद कर ली, आपने देखा कि माफिया ने मेरे पाकिस्तानियों को वही गंदम 5000 और 6000 में दी। क्या आज इंतजामिया का ये फर्ज नहीं बनता कि जब ये ट्रॉलियां जा रही हैं या शुगर मिल वाले ले रहे हैं या स्टॉक करने वाले ले रहे हैं, हमारी एजेंसियां सोई हुई हैं?
हमारी एजेंसियों को जो है इस तरफ तवज्जो नहीं करनी चाहिए। आप कि भाई वो ये बुखारी यकीनी बनाएं कि साहब, इमरान खान के दौर में भी कुछ स्कैंडल सामने आए थे, आटा स्कैंडल आया, चीनी स्कैंडल आया, लेकिन उन्होंने उन स्कैंडल से सीखा और उन्होंने जीरो पॉलिसी इसके बारे पे इख्तियार की और उन्होंने अब जहांगीर तरीन जैसे कीमती दोस्त छोड़ने पड़ गए थे। तो हम ये कह सकते हैं, हम बुज़दार पे बड़ी तनकीद करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू मरियम नवाज बुज़दार का दौर किसानों के लिए ज्यादा फ्रेंडली था, ज्यादा क्रेडिबल था, ज्यादा बेहतर था? नहीं, हम बुज़दार साहब के हवाले से नहीं कहते, वो इमरान खान ने किया था, जो भी किया था वो इमरान खान ने किया। सही, ठीक है। बुखारी साहब, एक तरफ अब इस्टेब्लिशमेंट भी ग्रीन इनिशिएटिव की बहुत बात कर रही है, SIFC बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस भी कर रही हैं और वो कह रहे हैं, सऊदी अरब में भी कह रहे हैं कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें, सब्ज इनकलाब के दावे किए जा रहे हैं, बंजर ज़मीनों को आबाद करें, लेकिन हम यहाँ पे अपनी ही आबाद ज़मीनों को बंजर करने पे तुले हुए हैं, जो पॉलिसीज़ हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या ये इस्टेब्लिशमेंट का ग्रीन इनिशिएटिव मंसूबा आपकी नज़र में कामयाब होता दिखाई दे रहा है? मैं शिजिया, बहुत अहम तरीन सवाल आपने किया है जी। मैं कहता हूं कि ये नेशनल डिबेट का हिस्सा बनना चाहिए। हमने इस ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम का जो आर्मी चीफ साहब ने पेश किया और SIFC को सपोर्ट किया है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो पहले से कल्टीवेटेड जमीन है, जो पहले से काश्तकार है, उसके मसाइल की तरफ भी तवज्जो देनी लेकिन चाहिए। SIFC बुखारी साहब आपको आज सपोर्ट कर रही है। नया रकबा तो आप आबाद कर लें, आप तो कर रहे हैं आबाद कर आर्मी चीफ साहब के इनिशिएटिव को, लेकिन क्या SIFC किसान को सपोर्ट कर रही है? आज जो ये क्राइसिस है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको किसी ने रिजू किया? आपके प्रोग्राम में मैं हाथ जोड़ के आर्मी चीफ से ये दरखास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता है, किसान को बचा लीजिए, काश्तकार को बचा लीजिए। इसके दम से रौनकें हैं। आपके शहरों में आपके ठेले लगे हैं, आप किसी किराने की दुकान में चले जाएं, आपको किसान नजर आएगा। बेकरी की दुकान में चले जाएं, किसान नजर आएगा। आपको कपड़े की दुकान पे चले जाएं, किसान नजर आएगा। तो आप चमड़े जूते की दुकान पे चले जाएं, किसान नजर आएगा। आप आर्मी चीफ साहब, आप छोटे किसानों का भी सोचें, आप इनको पाबंद करें कि ये जितनी गंदम में हमारा नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा करे। ये क्या कि करे निगरान हुकूमत और भरे किसान। ठीक है बुखारी साहब, अगर पंजाब हुकूमत की गंदम खरीदारी पॉलिसी में कोई तब्दीली ना हुई तो किसानों का अगला लाहे अमल क्या होगा? क्या किसान सड़कों पर आएगा या खामोशी इख्तियार कर लेगा इवेंचुअली? आप मुझे बताएं, जब आप 70%, 75% किसानों के साथ, जो लाखों और करोड़ों घराने हैं, उनके साथ ये सलूक करेंगे तो वो खामोश कैसे बैठेंगे? मैं आपको बताऊं, आज उनकी गन्ने की पेमेंट कोई नहीं देने के लिए तैयार। क्यों भाई? जो एक्ट पास किया था इमरान खान की हुकूमत ने, उसको इंप्लीमेंट किया जाए। जो नहीं दे बिल मालकान, उनके खिलाफ FIR क्यों दर्ज नहीं होती? शिजिया मुझे बताएं, एक साइकिल चोर के खिलाफ हो जाती है, पुलिस मार मार के तशद्दुद करके उसको मार छोड़ती है, और यहाँ अरबों रुपए जो किसानों का जो है वो रोका हुआ है, और वहां पे हुकूमत खामोश है, हमारे इदारे खामोश हैं हमारे। तो क्या ये करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नो डाउट किसान इस वक्त परेशान है, गुस्से में है, और उसका गुस्सा भी जायज़ है। पंजाब हुकूमत को अपनी पॉलिसी पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है, और इस प्लेटफॉर्म से न सिर्फ हम इलेक्टेड गवर्नमेंट बल्कि हम इस्टेब्लिशमेंट से भी गुजारिश करना चाहेंगे, SIFC से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इस मामले को खुद देखें और इसको इंश्योर करें जो भी किसान की रिजर्वेशंस हैं उनको पूरा करें, बिकॉज ये ना सिर्फ एक किसान का मसला है बल्कि ये इवेंचुअली पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इसको आज हम हल नहीं करते तो फूड सिक्योरिटी जैसे बड़े बहरान का भी खदशा हो सकता है। नाजरीन, गुज़श्ता 6 माह से गजा में इस्राइली जहरियत का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में अब तक 34,000 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं, 70,000 से जायद अफराद जख्मी हैं।
लाखों फलस्तीनी शहरी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर है, जबकि गजा का इलाका इस वक्त मलबे के ढेर का मंजर पेश कर रहा है। गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक की यूनिवर्सिटीज में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसराइल और अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज के नतीजे में अब तक 900 से जायद तलबा गिरफ्तार हो चुके हैं। जमीनी हकाइक ये बताते हैं कि इसराइली मजालिम के खिलाफ अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एहतजाज का सिलसिला 18 अप्रैल से शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते ये एहतजाजी तहरीक फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत यूरोप के दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया। यूरोपीय तलबा की जानिब से इसराइल को हथियार फरोख्त करने वाली कंपनियों के साथ ताल्लुकात और शख्सियात के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा है। तलबा का मौक़िफ़ है कि इसराइल से मुंसलिक कंपनियों से अलहदगी इख्तियार की जाए। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में एहतजाजी कैंप भी लगाए गए हैं। एक तरफ जहां इसराइली जहरियत के खिलाफ तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के लिए काहरा में मुज़ाकरात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में सवाल यह है कि यूरोपीय तलबा की एहतजाजी तहरीक से अमेरिका समेत आलमी दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या अमेरिका और इसराइल अपनी गजा पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे? क्या हमास और इसराइल के दरमियान कोई अमन मुआहिदा तय पा सकता है? इस सब पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर आदिल नजम ने अमेरिका से। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप गजा की सूरत हाल और इसराइली जहरियत के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में तलबा के एहतजाज को कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। जैन पता कुछ होता है कि नहीं होता, मुझे नहीं पता, और ना मुझे ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा है या कम है। हमने तारीख में हमेशा देखा है कि जब भी कोई मॉरल कंडरम आता है बहुत बड़े किस्म का, तो नौजवान जिस भी मुल्क में, सिर्फ अमेरिका में नहीं, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, तो नौजवान जो होते हैं वो आइडियलिस्टिक होते हैं हर दौर में। वो आइडियलिस्टिक होते हैं, उनके पास एक जज्बा होता है, उनके पास एक ज़ील होती है चेंज की, तो वो हमेशा वैनगार्ड होते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं गजा की सूरत हाल के हवाले से कैंपसेस पे एहतजाज, याद रहे कि कुछ महीने पहले यही नौजवान थे जो हमें यूरोप की, अमेरिका की स्ट्रीट्स पे नजर आ रहे थे जिस वक्त बड़े बड़े मुजाहरे हो रहे थे। और इन अ वे ये वही फ्रस्ट्रेशन है कि जब ये नौजवान देखते हैं यार, हमने अपनी आवाज़ भी उठाई, हमने हक के लिए बात भी की, हमने निशानदेही भी की कि कितना जुल्म, कितनी बर्बरियत है, लेकिन कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा, तो देन जो उनके जो मेथड्स होते हैं वो रैचेट अप हो जाते हैं। आपने यकीनन कहा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने अमेरिका में देखा शुरू होते हुए, खुसूसन उन बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो अमीर हैं, और अमीर होने की इसमें एक वजह है जो मैं इस पे मैं आता हूँ। उसके बाद आपने ये अमेरिका भर में फैलते हुए देखा, अब ये आप दुनिया के दूसरे ममालिक में देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक गुज़श्ता रोज़ एक तकरीब में जहाँ जर्मन एम्बेसडर थे, आपने देखा कि नौजवानों ने आवाज़ उठाई। जब नौजवान एक जगह होते हुए ऐसी हर चीजें देखते हैं, तो दूसरी जगह भी उनको एक तरह से जोश भी आता है, उनको एक तरह से एक आइडिया भी मिलता है, एंड इट स्प्रेड्स। गुजारिश जो मैं कह रहा था कि अमीर यूनिवर्सिटी से क्यों शुरू हुआ, वो इसलिए कि इस वक्त जो है अब उनकी स्ट्रेटेजिक भी जो विजन है वो भी ज़्यादा फाइन ट्यून हो गई है, और वो अपनी बड़ी यूनिवर्सिटियों से ये कह रही हैं कि तुम्हारी जो एंडाउमेंट होती है, जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं मेरे नाम पे, वो आप उन चीज़ों से निकाल दें जो जंग को बढ़ावा देते हैं या जो इजराइल की जहरियत को बढ़ावा देते हैं। तो ये उसी किस्म की एक मूवमेंट है जो हमने कुछ दिहाइयों पहले साउथ अफ्रीका के बारे में देखी, अपार्टाइड के खिलाफ। ये उसी किस्म की मूवमेंट है जो उससे पहले हमने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में देखी वियतनाम के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, हर गुजरते दिन के साथ ये स्टूडेंट्स का ये जो एहतजाज है, इसका दायरा फैल रहा है और अब लग ये रहा है कि ये प्रोटेस्ट एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रहा है। आप इस एहतजाजी तहरीक के असरात को कैसे देखते हैं? देखिए, तहरीक तो यकीन मतलब तहरीक की शक्ल भी ले रहा है, लेकिन मेरी गुजारिश ये होगी कि ये उसी तहरीक का हिस्सा है जो हमने इस तमाम सूरत हाल के शुरू से देखी है कि हमने पहले कैंपस में देखा, हमने गम देखा, गुस्सा देखा, फिर हमने स्ट्रीट्स पे प्रोटेस्ट देखा, फिर हमने सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट देखा, और हर जो एस्केलेशन, और फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। जी, इंटेंसिटी इसलिए बढ़ती है कि लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई हरबा नहीं है, मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। तो जब नहीं सुनी जाती तो फिर वो अपनी आवाज़ का जो लेवल है उसको बढ़ाते जाते हैं।
राइट। और अब जो है वो एक तरह से कैंपस को, जिसको आप कह लें इनकैंपमेंट के, उसको कंट्रोल कर लेने की, कंट्रोल इन द सेंस के वी विल बी इन योर फेस। यकीनन ये अहम है, और असली जो अहम चीज़ है वो अमेरिका की सोसाइटी और सियासत पे इसका क्या असर है। नवंबर में इलेक्शन हो रहे हैं, दो आपके पास जो कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो इन नौजवानों की बात सुनने को तैयार या आमादा हो। अगर कोई नुकसान होगा तो शायद बाइडेन साहब को थोड़ा सा ज्यादा हो, इसलिए नहीं कि ट्रंप साहब जो हैं ये गजा पे उनका कोई बड़ा अच्छा या ठीक बड़ा है। अच्छा। बड़ा जी अच्छा, जी जी आप बाइडेन की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी ये देखा जाए तो अमेरिका में जो एहतजाज को रोकने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल किया गया है, सैकड़ों तलबा को गिरफ्तार भी किया गया है, यू थिंक कि ये ताकत का इस्तेमाल, आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या इस ताकत के इस्तेमाल से तहरीक को रोका जा सकता है? देखिए, ताकत का इस्तेमाल हमेशा जो होता है वो एक कमजोरी का हरबा होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो या कहीं भी हो। ताकत का इजहार तब होता है जब बगैर ताकत के किसी चीज को ना रोका जाए या ना रोका जा सके। लेकिन लेकिन हमने अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर की तहरीक भी देखी है, और फिर बहुत वायलेंट हो जाती है इवेंचुअली। अच्छा, आप अगर हम ये बात करें इन तहरीक एहतजाज का, क्योंकि आगे यूएस की, स्पेशली मैं बात करूं अमेरिका की, तो आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जितना प्रोटेस्ट हो रहा है, ये एहतजाज हो रहा है, बाइडेन के सदारती इंतखाब के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, बाइडेन साहब के लिए खतरनाक जो चीज़ है वो उनकी गजा पे जो पोजीशन है और जो अमेरिका की डिवाइडेड सोसाइटी है वो है। सो जो बाइडेन साहब को छोड़ के जा रहे हैं वो इसलिए नहीं छोड़ के जा रहे कि वो ट्रंप के हामी हैं, वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि अब बाइडेन साहब की जो पॉलिसीज हैं खुसूसन इस मसले पे वो उनके लिए अनपैलेटेबल हो गई हैं। सो बाइडेन साहब के लिए यकीनन ये तशवीश तलब इसलिए है, इसलिए नहीं कि नौजवान बहुत ज़्यादा वोट देते हैं, क्योंकि उमूमन नहीं देते, लेकिन बाइडेन साहब की जो जनरल वोट बैंक है वो रिलेटिवली यंग है। सो उनको इसका ज़्यादा नुकसान होगा बनिस्बत ट्रंप साहब के। अगर हम कंपैरिजन करें आदिल नजम साहब, बाइडेन और ट्रंप का इसराइल के हवाले से पर्टिकुलरली, तो इसराइल के हवाले से बाइडेन और ट्रंप की पॉलिसी एक ही है क्या? आप कैसे कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे इसका? बिल्कुल एक ही है। ट्रंप की शायद ज्यादा बुरी, लेकिन उसका अगर बुरी ज्यादा होगी भी तो उसका सिर्फ ताल्लुक जो है बुरी और बहुत बुरी से। सही। अगर गजा जंग के मामले पर हम देखें तो अमेरिका और यूरोप तो एहतजाज का मरकज दिखाई देते रहे हैं। जिस लेवल पे वेस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा था वो हमें मुस्लिम वर्ल्ड में नजर नहीं आया। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या रीजंस हैं? क्यों उस तरह का, उस लेवल पे हमें प्रोटेस्ट नजर नहीं आया जिस तरह का होना चाहिए था? तो ऐसा मेरे ख्याल में ये सोचना कि इसकी वजह से जी वेस्ट को ज्यादा कंसर्न है और हमारे मुल्कों में कंसर्न नहीं है, दैट इज नॉट राइट। आपको कंसर्न है, इसीलिए आप ये प्रोग्राम कर रही हैं। हर घर में हर पाकिस्तानी को, बट वो बात हो रही थी उस इंटेंसिटी की। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी कोई कैंपेन होती है, कोई प्रोटेस्ट किया जाता है, कोई एहतजाज होता है, तो उसके अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं। जैसे इस प्रोटेस्ट के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं कि जंगबंदी की जाए, सीज़फायर किया जाए, असला ना प्रोवाइड किया जाए। तो गुज़श्ता 6 माह के दौरान अगर आप देखें तो 34,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा की पट्टी मलबे का ढेर बन चुकी है। फ़लस्तीनी अवाम को अब भूख का भी सामना है। क्या आपको इसराइल या अमेरिका की पॉलिसी में कोई तब्दीली दिखाई दे रही है? या तब्दीली का इम्कान है? यू थिंक कि ये जो कैंपेन है ये कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेगी? आई वुड से कि अगर हम लॉजिकली देखें पिछले कई महीनों को तो फर्क बहुत जरूर पड़ा है, लेकिन बहुत थोड़ा पड़ा है। एंड दुख और अलमिया ये है कि कितनी ज्यादा बर्बरियत के बावजूद, कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट के बावजूद कितना कम फर्क पड़ा। इस वक्त बाइडेन साहब के लिए, अमेरिकन हुकूमत के सियासतदानों के लिए स्पेस निस्बतन कम और निस्बतन मुश्किल, मैं निस्बतन कह रहा हूं, हो चुकी है ऑन दिस इशू। हमास और इसराइल के दरमियान किसी किस्म की जंगबंदी मुआहिदे का कोई इम्कान नजर आता है? आखिर ये जंग कहाँ जाकर रुकेगी? यू थिंक कि कोई इफेक्टिव कोई रिजल्ट हमें सामने मिले? आई विश मैं काश मैं इस सवाल का जवाब ना दे सकूं, क्योंकि अब हर एक यही चाहता है, लेकिन इस वक्त जो ऑन द ग्राउंड रियलिटी नजर आ रही है, और खुसूसन नेतन्याहू की तरफ से, वो दुनिया को, वो स्टूडेंट्स को, वो स्ट्रीट को, वो इकॉनमी को, हर चीज, अपने लोगों को भी, उनके अंदर भी तो एहतजाज है ना, उन सब को इग्नोर करके एक मैडमैन पॉलिसी पे लगे हुए हैं
जिसमें कोई दरवाजा ऐसा खुलता हुआ नजर नहीं आता। आई होप आई एम रॉन्ग। अब क्या ये एहतजाज या कोई और एहतजाज अमेरिका पे खुसूसन और यूरोप पे बिलअमूम इस किस्म का प्रेशर डाल सकेगा कि वो नेतन्याहू पे जो प्रेशर डालें उसकी इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा दें? लेकिन अभी तो हल्की सी बात करते हैं, वो भी पूरी नहीं करते, कोई आधा पिद्दा वोट दे देते हैं यूएन में, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा, आपको हमें नजर नहीं आ रहा या नेतन्याहू पे। एक तरह से जो स्टूडेंट्स हैं इनकी अगर कोई थ्योरी है, कॉलेज में कर रहे हैं ना, कोई थ्योरी होगी, क्यों कर रहे हैं, इनकी थ्योरी ये है कि अगर नेतन्याहू जो है वो और अमेरिकन हुकूमत जो है वो लोगों की बात नहीं सुन रही, तो शायद वो इकोनॉमी की बात सुनेगी, कि वो फोर्स कर रहे हैं डाइवेस्टमेंट। ये कह रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटीज हैं कोलंबिया वगैरह, इनके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है स्टॉक्स वगैरह, कह रहे हैं कि यार ये इन्वेस्टमेंट निकाल दो हर उस चीज से जो जंग को तकवीत देती है या नेतन्याहू को सपोर्ट करती है। ठीक है, राइट, बहुत इनकी थ्योरी शायद उससे फर्क। राइट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम साहब, अमेरिका से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। नाज़रीन, इसराइली जहारियत के खिलाफ अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में तलबा का एहतजाज है, और इस एहतजाज की एक सिंबॉलिक वैल्यू है, एक मॉरल वैल्यू है, और ये मॉरल विक्ट्री है फ़लस्तीनियों के लिए, और नो डाउट कि ये प्रोटेस्ट बहुत काबिल तहसीन है। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को नायब वज़ीर-ए-आज़म बनाने का मकसद क्या है? तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात क्यों करना चाहती है? क्या इमरान खान भी किसी डील या ढील की तलाश में है? क्या मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ छोड़ने वाले रहनुमाओं के लिए पीटीआई के दरवाजे दोबारा खुल रहे हैं? अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से अवामी मसाइल का जिक्र क्यों गायब है? क्या तहरीक इंसाफ दोबारा असेंबलियों से इस्तीफा दे सकती है? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा किसे मिलेगा? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में मुदाखलत का सिलसिला कब तक चलेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी कैसी है? इसके साथ साथ हम मुल्क की मजमूई माशी, सियासी और समाजी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के रहनुमा, सीनियर तजियाकार एयाज अमीर। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपके पास सियासत और सहाफत दोनों का तजर्बा है, आपने शरीफ खानदान की सियासत को भी बहुत करीब से देखा है। ये बताइए कि अचानक हुकूमत को इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? इसहाक डार साहब के लिए क्या वज़ीर खारजा का ओहदा छोटा पड़ गया था? एक तो मैं ये आपसे अर्ज कर दूं कि मैं पीटीआई का रहनुमा नहीं, बस वैसे ही इस इलेक्शन में वाबस्तगी हो गई थी, पर रहनुमाई वाली बात बिल्कुल नहीं है। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनको ये क्यों ये जरूरत पड़ गई। क्या ये आप मुझे पहले बताइए कि वजीर खारजा का काम क्या है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मेंबर होना, एक तो और कमेटीज जो हैं जिनका कोई ताल्लुक अमूर खारजा से नहीं है उनको वहां बिठा दिया गया है। तो ये मसला क्या है? ये तो कोई नून लीग का या शरीफ फैमिली का कोई मसला लगता है। और जैसे आप के सवाल में एक वो ताज्जुब की झलक है कि जी क्यों बनाया गया है। भाई फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर छोटा ओहदा तो नहीं होता। आप क्या ये साबित क्या करना चाहते हैं कि नहीं जी ये पता नहीं इतने आजमूदा कार आदमी हैं, इनके बगैर काम नहीं चल सकता, और हम वजीर आजम तो नहीं बन सके, पता नहीं मौसम की खराबी थी या हालात की बेरहमापन था। तो ये जो है देखिए हमारे समदी साहब जो हैं ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। मतलब क्या मजाक आप कर रहे हैं? छोटे भाई आपके वजीर आजम हैं, पंजाब की मनसबदारी वो आपकी दुख्तरे मोहतरमा के पास है, और आप क्या चाहते हैं? तो ये खामखा का नाटक है, इससे कोई मेरे ख्याल हासिल करना कुछ नहीं है। ये अपने खुद को अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि कहीं ये एस्टैब्लिशमेंट को कोई मैसेज देने की बात तो नहीं है कि कहीं आपने अगर हमें वजीर खजाना नहीं बनाया तो हमारे पास भी एक ऐसा ओहदा है कि आप हमसे स्टेप अप हो सकते हैं? गुस्से का इजहार है मे बी। ये किसी पोजीशन में नहीं है कि ऐसे मैसेजिंग करें और सब कुछ है इनको। ये तो एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं, और हमारा मफहूम आप भी समझते हैं हम भी समझते हैं, ये तो उनकी मेहरबानी है जो इनको सब कुछ मिला हुआ खैरात में। केसेस इनके खत्म हो गए हैं, भाई साहब जो है वजीर आजम लग गए हैं, बाकी जो है नवाज शरीफ साहब अपनी सीट क्या लाहौर में डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ जीत सकते थे अगर अंधेरों की मेहरबानी ना होती। वो जो
कौन सी वो मुआवजाना रात थी फरवरी 8 की, वो मुआवजे ना होते तो ये MNA भी होते, तो ये कौन सी पोजीशन में है मैसेज देने का और ये देने का। अच्छा सर, माजी में अगर हम देखें तो ये माजी में भी होता रहा है जब इत्तेहादी हुकूमतें रही हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो परवेज़ इलाही साहब को नायब वज़ीर आज़म बना दिया गया था, उसी तरह भुट्टो साहब भी नायब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, नुसरत भुट्टो साहब भी। तो ये कोलिशन गवर्नमेंट्स में तो ये होता है कि एक पार्टी का वज़ीर आज़म है तो दूसरे को सिंबॉलिकली दे दें। ये पहली दफ़ा हुआ है कि आप ही के पार्टी का वज़ीर आज़म है और आप ही की पार्टी से नायब वज़ीर आज़म भी बन गया है। नहीं, पर वैसे मैंने आपसे कहा ये सिवाय नाटक, देखिए करना चाहिए, आपको तवज्जो देनी चाहिए जो मुल्क के मसाइल हैं। देखिए बात यह है कि जो एक सियासी खेल इनके हाथ में होना चाहिए, जिस किस्म के ये पाकिस्तानी सियासत के प्रधान पहले एक जमाने में हुआ करते थे, वो अब वक्त नहीं रहा, वो चीजें इनके हाथ से निकल गई हैं। अब उस चीज की खफगी है कि हम चौथी बार वजीर आजम क्यों नहीं बने। अच्छा सर, अभी ये बताइए आपकी असेसमेंट क्या कहती है कि चौथी मर्तबा जिसने वजीर आजम बनना था वो अब अपनी पार्टी के दोबारा सदर बनने जा रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पेश आ गई? देखिए खामखा कि ये हमारे पॉलिटिशियंस में पता नहीं क्यों इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम रहा है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो इंडियन कांग्रेस थी 47 से पहले, सबसे उनके बड़े लीडर गांधी थे, पर वो कभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कभी नेहरू बन रहे हैं, कभी मोतीलाल बन रहे हैं, कभी अबुल कलाम आजाद बन रहे हैं, कभी सुभाष चंद्र बोस बन रहे हैं। ये हमारे यहाँ क्या चीज है कि हर चीज अपने पास रखनी है, अपने पास सब कुछ आपके खानदान में है, लेकिन आपको तसल्ली नहीं हो रही। इश्यूज पे अगर मैं बात करूं तो आप भी जमींदार हैं। इस वक्त पंजाब में गंदम की सरकारी खरीदारी एक स्कैंडल की शक्ल इख्तियार कर गई है। पंजाब के किसानों को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? क्यों हुकूमत गंदम खरीदने से कासिर है? ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है, और अगर इस वक्त पंजाब में सबसे सेंसिटिव इम्पोर्टेंट इशू है वो ये गंदम के हवाले से है। इन्होंने क्या तमाशा बना दिया है। आप आके यहाँ पे देहातों में किसानों से पूछें तो सही उनके साथ क्या बीच। पिछले साल पुलिस और महकमा माल लगा हुआ था किसानों के पीछे के निकालो गंदम, निकालो गंदम। हर जगह पे नाके लगे हुए थे कि कहीं गंदम की तरसील कहीं और सूबा सरहद में या अफगानिस्तान ना जा रही है, और कह रहे थे नहीं गवर्नमेंट के वो जो है खरीदारी उसमें आप करें। इस दफा कोई पूछ ही नहीं रहा। बारदाना जो है, जो गनी बैग्स हैं, वो मिल ही नहीं रहे। इस दफा तो कोई नहीं कह रहा कि जी जमींदारों के पास कोई नहीं जा रहा कि आपने, और आप कीमत कौन सी दे रहे हैं। ये जो अफलातून है, ये जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इन्होंने किसी ने इनसे पूछा है कि आपने गंदम में क्यों इंपोर्ट की थी और कितनी इंपोर्ट की थी? यूक्रेन से आपने ली थी, किस भाव पे ली थी बताएं तो सही। आपने यूक्रेन से या बाहर से जो आपने गंदम इंपोर्ट की उसकी कीमत क्या थी, और आप पाकिस्तान के किसानों को आप क्या दे रहे हैं? आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट कुड बी द रूट कॉज? आई मीन फिर क्या रीजन है? अभी आपने भी कहा कि अगर इस तरह से जो कर रहे हैं, असेंबलियों में एहतजाज हो रहा है, आपकी असेंबलियों में जमींदार बैठे हुए हैं, हुकूमत किसानों की इस इल्तिजा को पे कान क्यों नहीं धर रही? क्या रीजन है कि आप अपनी पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए ही तैयार नहीं है? मरियम नवाज साहिबा हो या शहबाज शरीफ साहब हो, क्या रीजन है? किस चीज का इंतकाम ले रहे हैं किसानों से? वी नो इट, किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नहीं, हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त और हैं। हमने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर हमने पासिंग आउट परेड जो है उसकी सलामी करनी है, हमने और चीजें करनी है, हमने एयर एम्बुलेंस चलानी है, और जहां पे सड़क पे एम्बुलेंस नहीं चल पाती, ईदी फाउंडेशन ना होती तो मरीज जो है, और चौधरी परवेज इलाही की बनाई हुई वो क्या है 11221122 वो ना होती तो कोई मरीजों का नहीं। ये कह रहे हैं हमने एयर एम्बुलेंस चलानी है, हमने यूनिफॉर्म पहन के सैल्यूट लेने हैं, उस पर ध्यान देंगे, किसानों की तरफ ध्यान दें। या ये है कि आप तो सरमायादार हैं, आप तो फैक्ट्री ओनर्स हैं, आपको ज़राअती कुछ समझ ही नहीं है। आपको जो अपनी वो चीजें हों, क्योंकि ये शुगर मालिकान है, शुगर की कीमत में कोई चीज हो, ओए होए होए कैसे बैठ जाते हैं फिर और उसके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं, क्या कुछ की जाती हैं जब ये शुगर कार्टेल जो है वो बैठता है, क्योंकि सारे ये बड़े लोग वहां पे हैं।
तो गंदम जो है, क्योंकि आपको कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। ठीक है, अब बीइंग ए जर्नलिस्ट अगर ये इस तरह का मुतालबा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात किए जाएं, ये चैनल को बहाल किया जाए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि वो कहा जाता है कि इमरान खान शायद कोई डील करना चाहते हैं या कोई ढील चाहते हैं। आपके ख्याल में ऐसा क्या है? देखिए, कोई अगर कहे कि वो इमरान खान ढील चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ऐसी तो कोई बात है ही कोई नहीं, दूर दूर से बात नहीं है। अच्छा, वो कोई आप खामखा का मेरे ख्याल जिद्दी आदमी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल आपके सरनेम से मुझे शायद वो शायबा होता है कि शायद आप भी उस जिले की हैं और वो भी शायद उस जिले के हैं। तो ढील वाली बात तो है कोई नहीं। ढील वाली बात होती तो पता नहीं क्या क्या मुतालबे आते वहां से, अडयाला जेल से, कि हमारे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया है, हमारा पता नहीं कौन सा इलाज यहाँ तो हो ही नहीं सकता, वो इलाज हमारा हो ही बरतानिया में सकता है, और हमें और फिर कोई अलीमा खान आ जाए और कहें जी मैं 4 हफ्ते की गारंटी लिख के देती हूँ कि 4 हफ्ते बाद वापस आ जाएंगे। कोई ऐसी बात आपने सुनी है या कोई देखी है? वो अपनी वहाँ पे 2-2.5 घंटे रोजाना वर्जिश करते हैं, मुलाकातें अपनी वो अपने लॉयर्स और उनसे करते हैं। मेरे ख्याल ये बहुत सारी बातें जो मीडिया में आ रही हैं मुज़ाकरात के हवाले से, ये सारी स्पेकुलेटिव चीज है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं। ठीक है। आपके ख्याल में आप देखें अगर तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिशियन है इमरान खान साहब, एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है उनका, तो फिर जब इस तरह की बातें जब पार्टी में से हो या पार्टी के रहनुमा आके ये बात करें कि हम आर्मी चीफ से बात करना चाहेंगे या DGISI से बात करना चाहेंगे, तो डोंट यू थिंक कि इस तरह के बयानिए को, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए को धचका लग सकता है तहरीक इंसाफ के? देखिए, यहाँ पे एक हम बात समझनी चाहिए, यहाँ पे कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह चीज नहीं है। तो सियासत को सियासी दायरे में चलाना चाहिए, मुल्क की हुक्मरानी के फैसले वहां पे होने चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान का सर एक और बहुत बड़ा मसला जो हम फेस कर रहे हैं वो है अदलिया में मुदाखलत। अदलिया मुदाखलत की शिकायत के मामले को आप कैसे देखते हैं कि जिन्होंने हमें इंसाफ देना है वही शिकायत कर रहे हैं? नहीं, क्या वो करें शिकायत, उन्होंने की है शिकायत का, और हम भी, हमारी महारत को तो आप दाद देना। हमने मसले को कैसे कालीन के नीचे डाल दिया है, वो समझ ही नहीं आ रही कि बेचारे वो 6 जज साहिबान थे जिन्होंने इतनी हिम्मत करके इतने दर्द से वो सारा कुछ खत लिखा, उसका हशर क्या हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको मेरी जबान बंद है, मैं कुछ इस पे तबसरा नहीं करूंगा। तो वो तो मसला हमने ऐसा डाइल्यूट किया, वो मतलब पता नहीं कौन सी दवा थी, हमने उसमें इतना पानी डाल दिया है कि दवा का तो अब वो टेस्ट ही नहीं रहा। तो वो तो उसको तो हमने ऐसे वो कर दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट चीज है। उन जजों ने हिम्मत की कि ये चीजें हो रही हैं, और ये तमाशे तो हुए हैं ना। ठीक है सर, आखिर में लास्ट आपके रिमार्क्स लेना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का? आपको क्या लगता है कि ये हुकूमत चलने वाली है, डिलीवर कर पाएंगे? आपको क्या लगता है, आप एक्सपेक्ट करते हैं? और सबसे बढ़ के आप इमरान खान को कैसे देखते हैं, उनका फ्यूचर कैसे देखते हैं? क्या वो अडयाला जेल से बाहर आते दिखाई देते हैं? शहबाज शरीफ साहब जो है, ये क्या पाकिस्तान के मसाइल हल कर लेंगे जिनसे गंदम का मामला हल नहीं हो रहा? जो गजा के बारे में सही तरीके से इजराइल का नाम नहीं ले सकते हो, और हमने कुछ नहीं करना था, ज़बानी जमा खर्च तो हम कर लेते हैं। हमारी आज हैसियत क्या है? पाकिस्तान की क्या कोई जो पोजीशन है हर लिहाज से काबिल रश्क है? तो ये रेलेवेंट चीजें तो वो है, हमें देखना चाहिए। और हमने क्या इन नाटकों से हमने ये उम्मीद लगानी है कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं सही सिमत की तरफ जाएंगे? तो आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज थिंग्स, और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं और मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार एयाज अमीर साहब आपके वक्त का। नाजरीन, मुझे लेनी है यहाँ पे इजाजत। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।